हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग 11th क्लास अपनी एनसीईआरटी की बुक का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है? सेट थ्योरी। एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली सेट थ्योरी इसलिए और इम्पॉर्टेंट है कि आज के समय में जबकि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रचलन अपने ट्रेंड में है, तो उसमें सेट थ्योरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अपने 11th और 12th में भी 11th और 12th में भी जब आप सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद रिलेशन आता है, फंक्शन आता है, उसमें भी यूज़ होता है ना। यानी सेट थ्योरी, फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, फिर उसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं। उसमें भी ये सारी चीज़ें यानी सेट थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेट थ्योरी है क्या चीज़? अभी फिलहाल अपन थ्योरी शब्द को छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या ध्यान देते हैं? सेट वर्ड पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं अपन? सेट, इस वर्ड पर ध्यान देते हैं। सेट क्या है? और ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे हम दिन भर जनरली घर में, बाहर, सब जगह यूज करते हैं। जैसे मोबाइल सेट कहाँ है ना? मोबाइल सेट कहीं इधर उधर हो जाता है तो अपन कहते हैं मोबाइल सेट कहाँ है। टीवी सेट है ना, डिनर सेट, आपका टी सेट। ठीक है, ये सब क्या है? ये सेट है। जब आप मान लीजिए 11th क्लास की बुक्स को लेने के लिए आप बुक सेलर पे जाते हैं, तो बुक सेलर से बोलते हैं कि अंकल मेरे को 11th की बुक्स का सेट दे दो, है ना। तो वो कहता है कि बेटा 11th क्लास कौन सी स्ट्रीम है आपके पास? आप बोलते हैं मेरे पास मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स है तो वो क्या करता है, आपको जो अपनी बुक्स हैं, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हिंदी है, इंग्लिश है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये बुक्स ला करके दे देता है। जबकि वो नहीं जानता कि सेट क्या है, वो कुछ नहीं जानता। वो तो ये जानता है कि सेट मतलब ये जो 11th क्लास की बुक्स का एक ग्रुप है, ग्रुप, ये कलेक्शन है, कलेक्शन है ना, वो ये है। मैथमेटिक्स में ये कलेक्शन चलता है, ये सेट का जो ग्रुप है ना, वो सॉरी बुक्स का जो ग्रुप है, बुक्स का ग्रुप जो है वो ये है। क्या ग्रुप है? कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हो सकता है हिंदी की जगह कोई दूसरी बुक चलती हो या इंग्लिश की जगह कोई और दूसरी बुक चलती हो, लेकिन वो यही बुक्स आपको ला करके देता है। अब यहां ध्यान दीजिए, वो आपको ऐसा नहीं है कि हिंदी ले आए, इंग्लिश ले आए, फिजिक्स ले आए, केमिस्ट्री ले आए और फिर फिजिक्स ले आए, है ना। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हिंदी ले आए, इंग्लिश ले आए, फिजिक्स ले आए, केमिस्ट्री ले आए और बायोलॉजी की बुक्स ले आए, या हिस्ट्री की बुक्स ले आए, या ज्योग्राफी की बुक्स ले आए। वो नहीं लाएगा। भूल से आ जाए वो बात अलग है, अदरवाइज वो नहीं लेकर के आएगा। उसको पता है, उसको ये पता है अच्छी तरह से कि ये जो बुक है वो मैथ्स स्ट्रीम में चलती है या नहीं चलती है। ठीक है ना, इस ग्रुप में इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसको अच्छी तरह से पता है। डेफिनेशन भले नहीं पता हो, लेकिन उसको ये अच्छे पता है कि इस ग्रुप में, इस कलेक्शन में, 11th क्लास की जो बुक्स का कलेक्शन है उसमें ये बुक्स चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक बुक को भूल बस आ जाए वो बात अलग है। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी ले आए, इंग्लिश ले आए, फिजिक्स की 2 बुक ले आए, एक ही सेम बुक 2 ले आए, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना। और ये भी ऐसा भी नहीं होगा कि वो हिंदी ले आए आपके लिए कोई सी भी जो 5th बुक है, 4 बुक तो वही ले आए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स स्ट्रीम के लिए आपके पास बायोलॉजी की बुक ले आए, नहीं लाएगा। ठीक है, तो ये भी कलेक्शन नहीं आएगा आपके पास। यानी बुक्स का जो ग्रुप देगा वो मतलब जो बुक्स आपको देगा उनमें ये नहीं होगा, ये बायोलॉजी नहीं होगी, इसमें ये 2 बुक्स नहीं होंगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि इन जो बुक्स का ये कलेक्शन है इसमें उसको अच्छी तरह से पता है कि कौन सी बुक उसमें शामिल है या नहीं है। ठीक है ना, और उसको ये भी पता है कि बुक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए।
सारी बुक्स क्या है, डिफरेंट हैं। देखिए ऑल द बुक्स आर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं अभी कि आप 1 से लेकर के 6 तक के नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखिए, तो आप तुरंत लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन लिखिए, आप तुरंत लिख देंगे, जो भी होंगे नाम ABCD जो भी हैं, ठीक है ना। तो एक चीज इसमें से निकल करके आई, क्या निकल करके आई है कि एक तो जो एक कलेक्शन है ये डिफरेंट है, सारी जो बुक्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अपन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सब डिफरेंट हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसको ये पता है बुक सेलर को कि ये जो बुक्स हैं इनमें कौन सी बुक इस ग्रुप में शामिल होगी और कौन सी नहीं होगी, यानी इस कलेक्शन में, कलेक्शन कहें ग्रुप कहें एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन निकल करके आती है। क्या निकल के आती है कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया कि एक जगह रखी हुई है, ग्रुप में है, कलेक्शन तो समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वेल डिफाइंड ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छे से उसकी डेफिनेशन लिखना, वेल डिफाइंड बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिखना, है ना, नहीं। मैथमेटिक्स की जहां तक बात है तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक तो डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 या 3 एलिमेंट्स सेम हो जाएं, यानी जैसे इसमें है, देख रहे हैं आप, P और P यानी फिजिक्स और फिजिक्स, ठीक है, ये सेम नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना, यानी मतलब यह है कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि फलाना ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में शामिल है अथवा नहीं है। देखो अब उसको यह पता है कि भाई उनमें ये ऑब्जेक्ट जो है ना, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये उसमें इंक्लूड हैं, उसको यह पता है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसको ये पता है कि ये 2 बुक्स, ये PP या ये जो B है ये तो रिपीट नहीं होगा, और ये जो B है ये मैथमेटिक्स स्ट्रीम में नहीं होती, नहीं चलती। आपने एडिशनल सब लिया है वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज अपन नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया है बायोलॉजी, आप मैथमेटिक्स से 12th क्लास करना चाहते हैं और बायोलॉजी आपने अलग से ले लिया, एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। अपन तो ये देख रहे हैं कि नॉर्मल जो 12th क्लास है वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम, 11th क्लास है वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम की, ठीक है ना। तो उसको पता है कि ये जो बायोलॉजी है ये मैथमेटिक्स में नहीं चलती, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट का मतलब है कि द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिपीटेबल, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट हैं ये रिपीट नहीं होंगे, तो यानी एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, यानी हमें यह पता होगी कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में शामिल है या नहीं है, अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं हम वेल डिफाइंड, का मतलब यह है कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब बात आती है कि भाई सेट है, अपन ने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना कोई भी डेफिनेशन, कोई भी क्वेश्चन अधूरा ही है। तो अब हम इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट थे जो मैंने अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना। मैंने जैसे ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये वॉवेल्स, इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं A
ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको हम करली ब्रैकेट में क्लोज करके, करली ब्रैकेट में क्लोज करके और बीच में कॉमा लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में देखिए कॉमा है, ठीक है ना। और इन सेट जो, जैसे जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स। मेंबर्स अपन ये भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स, मेंबर, और अपन क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू जो हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या मेंबर्स कहते हैं। कुछ पॉइंट कह देते हैं, नंबर्स कह देते हैं, कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ये सिनोनिम्स हैं, है ना। यानी ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। इनका मीनिंग एक ही है। फिर चूंकि जो सेट्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं भाई। जैसे अपन लोगों के नाम होते हैं, हम लोगों के नाम होते हैं, आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी तीसरे का नाम है, तो अपन एक उनकी आइडेंटिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। एक आइडेंटिटी देते हैं, उनको एक पहचान देते हैं कि भाई जिससे हम बुला सकें। ऐसे थोड़ी करें, थोड़ी बोलेंगे अरे ए, इस तरीके से थोड़ी बोलेंगे, हम उसके नाम से बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी भी सेट को, उसको सेट को भी तो नाम देना है अपन को, तो हम इन्हें इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये सपोज कर लिया कैपिटल ए से, ठीक है। मैंने कहा कि सेट जो इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर के 10 तक, उनका सेट, इवन नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनको अगर मैंने उनका सेट बनाया तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने b सपोज कर लिया। हाँ बताइए 1 से 10 तक, तो 2 4 6 8, 1 से लेकर के 10 तक, 10 भी इंक्लूड, चलिए ठीक है, ये हो गए। तो जो सेट होते हैं, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड, किसी से भी रिप्रेजेंट करें लेकिन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये जो लेटर्स हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, इनको हम एलिमेंट्स बोलें, मेंबर्स बोलें, ऑब्जेक्ट्स बोलें, सेम मीनिंग है। इन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर देखिए ए ई आई ओ यू। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आपके 11th क्लास की बुक्स का सेट बनाया था, कलेक्शन था कि नहीं था, उसमें क्या था, उसमें यह था हिंदी, इंग्लिश, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स। तो इस जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, है ना, या जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए होता क्या है, जैसे ये है ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इस सेट, अब तो सेट ही बोले अपन, ठीक है ना, ये सेट के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इस सेट में ए इसका एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे बताएंगे। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, जब कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट किसी सेट में होता है, ठीक है ना, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये ग्रीक लेटर है जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन है इसका नाम, ग्रीक लेटर है। तो ए बिलोंग्स टू ए मतलब ये है कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, और ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए,
ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और इस ये जो है ना, ये एप्स, ये जो बिलोंग्स टू है, ये एक्चुअली ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, और इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। राइट, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने कहा इसमें बी, स्मॉल बी, क्या स्मॉल बी इसमें है? AEIOU है क्या? नहीं है, है ना? तो अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल बी, यानी बी इसका एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? जैसे हमने इसको बताया है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए से, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो ए का एलिमेंट है, सेट ए में है, सेट ए में है तो ए बिलोंग्स टू ए, और इसको कैसे बोलते हैं? ए बिलोंग्स टू ए, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब बी, एलिमेंट बी की बात करते हैं, एलिमेंट बी इसमें नहीं है, देखिए ध्यान से, नहीं है ना, तो फिर अपन क्या करेंगे? बी, और इस तरीके से इसको काट देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, या फिर क्या बोलेंगे? बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, राइट। अच्छा, तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का मेंबर है, कोई मतलब कोई लेटर जैसे ए है इस सेट में है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए से, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसमें बी नहीं है ना, इसमें बी नहीं है, देखिए आप ध्यान से, बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेट है। अच्छा, एक और बात है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा था ना मैंने कि डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, नॉट रिपीटेबल, है ना। हम किसी भी सेट को अगर लिखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये लिखा, है ना, तो इसमें ये एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 2 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं होगा, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ध्यान रखिए, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, तो हमने 1 2 3, ठीक है ना, इसका और इसका मतलब एक ही है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, और एक एलिमेंट को, एक मेंबर को, यानी एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार लिखना है। दूसरी बात क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स हैं, किसी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, चाहे जैसे से, मतलब जैसे 1 2 3 लिखा है, आप इसे नहीं मन लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 1 3 लिख दीजिए, है ना। दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं तो सर ये 3 1 2 लिखूंगा, बिल्कुल लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। तीनों सेट इक्वल हैं, ये तीनों जो सेट हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि एक तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा, हम उसे एक ही बार लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। आप चाहें जैसे इसको देखें अपन, है ना, 1 2 3 लिखें, 2 1 3 लिखें, या 3 1 2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब किसी सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आइए वो देखते हैं, नोट कीजिए तब तक।
चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, कि किसी सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हमने अभी देखा था, रिप्रेजेंट भी किया था, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। अभी इससे एक्चुअली जब डेफिनेशन हुई थी तो हमने उसको रिप्रेजेंट भी किया था, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं अपने पास। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक तो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों को? देखिए, रोस्टर फॉर्म का तब इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है जब एलिमेंट्स कम हो। ठीक है ना। और कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, जब जो एलिमेंट्स अपने पास होते हैं, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं कहूं अभी इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स की जगह वोवेल्स। ठीक है ना, अल्फाबेट्स तो बहुत हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ठीक है ना, वोवेल्स की बात करें अपन। ठीक है, तो मैंने ये सपोज कर लिया सेट ए है, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे हम। ठीक है, एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक, इसके बाद इन एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। ठीक है, और इन सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर देंगे। यह कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी क्या करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, उन सेट के एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में इन सबको अपन बंद कर देंगे। ठीक है ना, ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो इन रोस्टर फॉर्म an element is not generally repeated, that is all elements are taken as distinct। क्या मतलब है कि जैसे हमने अभी देखा था ना लास्ट में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपन, है ना, तो उसमें ये बताया था कि किसी भी सेट को लिखेंगे, किसी भी सेट के जब उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, है ना। या हम ऐसे लिखें, इस तरीके से लिखें, ये यहां 2 रिपीट हो रहा है ना, यहां 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, तो हमें नहीं लिखना है, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना। यानी ये सेट क्या हो जाएगा, इस सेट को हम 1 2 3 ये लिखेंगे, सारे डिफरेंट्स होंगे। एलिमेंट्स के बीच में ध्यान रखिए कॉमा लगाना है। ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद उन सब जो एलिमेंट्स होंगे या जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में यानी बीच वाले ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। तो ये आ गया सेट बी। ठीक है, तो ना तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, दूसरा क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इज इमैटेरियल। मतलब क्या है कि इस सेट को हम, इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इस सेट में, ये इन सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, चाहे अपन 1 2 3 लिखें, चाहे हम इसे 2 3 1 लिखें, चाहे हम इसे 3 2 1 लिखें, कुछ भी लिखें, कैसे भी लिखें, इन सब का मतलब एक ही है, तीनों एक जैसे ही हैं। तो तीनों जो सेट है ना वो एक जैसे ही हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं इसको हम। टेबुलर फॉर्म में क्या है कि इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, यानी एलिमेंट्स इसमें रिपीट नहीं किए जाते। दैट इज मीनिंग क्या है इसका, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, यानी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे 2 4 एलिमेंट नहीं होते कि एक जैसे एलिमेंट्स हो, नहीं, सारे कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि स्कूल वर्ड है,
ठीक है, स्कूल वर्ड है, स्कूल वर्ड है, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इनका हमें सेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हम लिखेंगे SCHOL, ये सेट हो गया। स्कूल वर्ड से जो सेट बनाएंगे हम, वो क्या बनेगा? SCHOL। 2 बार ओ नहीं लिखना है। ओ कितनी बार आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना है। सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, ठीक है ना। तो स्कूल में जो लेटर्स आ रहे हैं, स्कूल वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं, उनका अगर हम सेट बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, सेकंड मेथड, सेकंड फॉर्म कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने देखा था कि इससे पहले हमने रोस्टर और टेबुलर फॉर्म पढ़ी थी। अब है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही जैसा पता लग रहा है, सेट बिल्डर यानी सेट बनाना, निर्माण करना, है ना, बनाना। कैसे बनाएंगे? जब हम सेट को बनाएंगे, ठीक है ना, तो उस सेट के एलिमेंट्स में कोई एक स्पेशल, या आप कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, है ना, कोई ऐसी उसमें खासियत होगी, ऐसी कोई विशेषता होगी जो उस सेट के एलिमेंट्स में ही होगी, है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसमें, है ना, विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, यानी उस सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। और वैसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारे, जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तब हम उसको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा ठीक रहता है। कैसे करेंगे? पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये कोई सेट है, AEIOU, है ना, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। और इस सेट को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, तो इनमें कहीं ना कहीं कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें। और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी स्पेशल एक कॉमन प्रॉपर्टी है इन सभी एलिमेंट्स में, ठीक है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको कैसे एक सेट के बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो स्पेशल गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट्स को हम x सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? x, ठीक है। फिर यहां एक सेमी कोलोन, यानी ये, इस सेमी कोलोन का मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट, ठीक है। ये लगाएं, या फिर कई जगह इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है सेमी कोलोन, ठीक है। एक्स सच दैट, राइट। अब इसमें एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको लिखना है। तो क्या है? एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यही क्वालिटी है, यही इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? ये इंग्लिश अल्फाबेट हैं, उनके वॉवेल्स हैं। तो हमने क्या लिखा? एक्स सच दैट। अब इस एक्स हमने ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? एक्स से।
एक्स कोई भी इसका हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू होता है, मतलब सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अपने घर में, अपने परिवार में, है ना, सारे मेंबर्स जो होते हैं, माँ, माता पिता, भाई बहन, है ना, तो उनको अपन क्या कह देते हैं, एक फैमिली का नाम दे देते हैं। क्या देते थे? फैमिली का नाम। तो ये सेम वही है, ठीक है। ये एक फैमिली है, इसका एक्स एक मेंबर है, और ये मेंबर कैसे है कि एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इस फैमिली के बारे में आपने बता दिया कि ये क्या है, ये वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें से लिया है, ठीक है ना। इसके बाद इन सबको एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है, ये इंग्लिश जो अल्फाबेट का एक सेट है, देखिए, है ना, ये तो है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है, जिसे अपन टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया है। ये जो फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। यानी फिर सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए कि इस सेट के जो एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। क्या खासियत है इनमें? कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, है ना। तो मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू को एक रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के द्वारा। ये एक्स इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बताना भी है कि क्या है। तो हमने एक सेमी कॉलन लगाया, सच दैट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या बताया है? एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ए ई आई ओ यू में से। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे मैं आपसे अभी कहूं कि इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, ठीक है ना, उनका एक सेट बनाना है। अब इंडिया में तो 135 करोड़ लोग हैं, है ना। इंडिया के सभी लोगों का एक सेट बनाना है, तो इंडिया में तो 135 करोड़ लोग हैं। अब आप 135 नाम कहां से 135 करोड़ नाम कहां से लिखेंगे? ठीक है ना। तो अब अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे? देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, इस एक्स वाई जेड स्मॉल कोई भी लेटर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली अपन एक्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उस सेट को कैसे लिखेंगे कि इंडिया के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, अब 135 करोड़ हैं, 135 करोड़, है ना, उनको लिखना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? हमने ये सपोज कर लिया कि x सच दैट, x सच दैट, ठीक है। अब x हमने किसको सपोज किया है? इंडिया के सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन को। तो अपन क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और इन सारी चीजों को करली ब्रैकेट में इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये जो करली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है? इस करली ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, यानी ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट ऑफ ऑल। इसका क्या मतलब होता है? सच दैट, ठीक है। और ये क्या है? ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस सेट की। यानी सेट क्या था कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के, इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उन सब के बारे में, है ना। तो ये हो गया एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि जो सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा या वैसे दे रखा है कोई क्वेश्चन फॉर्म में, तो आपको उसको कैसे तैयार करना है। जैसे इसको हमने तैयार किया था कि इन वॉवेल्स को, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, इनको हमने एक्स सपोज कर लिया, फिर एक्स, फिर सच दैट का साइन लगाएंगे, और फिर उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसको लिखेंगे एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक इसी तरीके से यहां भी हमने जो भारत के नागरिक हैं 135 करोड़ लोगों हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाया। किस तरीके से कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इस सबको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये करली ब्रैकेट जो बताता है वो ये है कि सेट ऑफ ऑल, जितने भी है ना, सबको रिप्रेजेंट कराइए करली ब्रैकेट। इसका मतलब होता है सच दैट, और ये जो होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको यहां लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज लिखने का तरीका, ठीक है। तो दो तरीके हो गए अपने पास, एक टेबुलर मेथड यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी हो गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। देखिए सेट बताने से पहले सेट की डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी होगी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब भी अपन पढ़ चुके हैं कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होगा, और दूसरा डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, है ना। यानी हम ये बता सकें कि फला ऑब्जेक्ट उस ग्रुप में, उस कलेक्शन में शामिल है अथवा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने में कि ये सेट है या नहीं है। देखिए जहां इस तरह के वर्ड आते हैं, गुड है ना, बेस्ट है ना, इंटेलिजेंट है ना, वीक, इस तरीके से आ जाए, और क्या आ जाए आपका डेंजरस, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आ जाएं, गुड, बेस्ट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, है ना। जिनमें ये वर्ड आ जाते हैं उनको एक्चुअली क्या है, गुड, बेस्ट, इंटेलिजेंट, वीक और डेंजरस, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब पर्सन टू पर्सन कैसे डिफर करता है, मान लीजिए मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, और वो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो वीक हैं, तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो मेरे लिए इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। और जो दूसरा टीचर है उसके लिए उसके सब्जेक्ट में जो बच्चे अच्छे होंगे, जो होशियार होंगे, वो उसके लिए इंटेलिजेंट है, दूसरों से मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स टीचर है और कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो उसके लिए वो बेस्ट हो गया, यानी इंटेलिजेंट हो गया, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, बेस्ट है वो। तो अगर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। अब डेंजरस है तो कई लोगों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भी डर लगता है, उनके लिए वो खतरनाक एनिमल्स हैं, और कईयों को शेर से भी डर नहीं लगता है तो शेर भी उसके लिए डेंजरस नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सेट नहीं होते। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले बता सकते हैं
ठीक है ना। और मैं बताऊं, आप बताएं, तीसरा बताए, चौथा कोई आदमी बताए, कोई भी बताए, बता सकता है। सेम ही बताएगा कि जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, है ना। कौन कौन से, अच्छा सेट भी बनाते हैं, चलिए सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जनवरी, है ना, जून, और क्या बनेगा, जुलाई। और तो नहीं कोई होता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये होते हैं। तो अब आप देखिए, मुझसे पूछिए, आप अपने किसी दोस्त से पूछिए, किसी तीसरे आदमी से पूछिए, और किसी से पूछिए, और उससे कहिए कि भैया ये बता कि जैसे स्टार्ट होने वाले महीने कौन कौन से हैं, तो वो बताएगा जनवरी, जून और जुलाई, यही बताएगा। यानी ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो क्या है, ये सेट है। यस, ये सेट है, ठीक है। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, अब हो सकता है आपके लिए चेतन भगत हो, मेरे लिए भी चेतन भगत हो, लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकता है मैं मुंशी प्रेमचंद को पसंद करता हूं, आप लोग नहीं करते हो। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन डिफर है, और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन 10 मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं। तो फिर ये भी सेट, ये सेट नहीं है। वी कैन नॉट डिसाइड द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सो इट इज नॉट ए सेट। तो इसकी वजह से नहीं है ये। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट, अब बेस्ट तो हर पर्सन के लिए अलग अलग है। मैं हो सकता है दूसरे किसी बैट्समैन को लाइक करता हूं, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। मैं तो सपोज करिए टेस्ट क्रिकेट जो होता है, वो टेस्ट क्रिकेट में जो बैट्समैन अच्छा है उसको मानूंगा कि वो बेस्ट है। लेकिन T20 का जमाना है आजकल, तो T10 का भी जमाना है ना। तो जो आप लोग हो सकता है उसको बेस्ट मानते हो, जो T20 में करता हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, वो बेस्ट है। तो इसलिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन कौन से होंगे पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, ये बेस्ट वर्ड आ गया इसकी वजह से, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर रहेगा, डिपेंड किस पे करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के बच्चों का कलेक्शन, यस, ये सेट है। ये क्या है, ये सेट है, क्योंकि क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनको आप बता सकते हैं। मैं बताऊं, दूसरा बताए, तीसरा बताए, चौथा बताए, बच्चे तो वही हैं। तो ये क्या है, मतलब अपन ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है ये, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या है, ये सेट है, राइट। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं वो आपको उनका कलेक्शन करना है। तो हम बता सकते हैं, अपन इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसमें 100 क्वेश्चन हैं, 150 हैं, 100 हैं, 150, 200, 250, 300, कोई तो संख्या होगी ना। तो हम इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये भी सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या आ गया, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस। मैंने कहा ना कि मोस्ट डेंजरस, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन पर डिपेंड करता है। एक शेर से नहीं डरता और एक छिपकली से ही डर जाता है, छोटे मोटे जानवर से भी डर जाता है, कीड़े मकोड़ों से तक डर जाता है ना। तो अब उसके लिए डेंजरस कौन है, उसके लिए तो शेर भी नहीं है, और एक के लिए छिपकली डेंजरस है, ठीक है ना। तो एक तो शेर से नहीं डर रहा है, उसके लिए वो डेंजर नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत खतरनाक जानवर है शेर, है ना। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, है ना, अपन इसको ये जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट के बारे में बताने के लिए
अगर कहीं गुड, बेस्ट, इंटेलिजेंट, वीक, डेंजरस, ऑनेस्ट, मोस्ट, बेस्ट ये आ जाते हैं तो वो एक वेल डिफाइंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे रखा है। ठीक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, हमें कौन कौन से सिंबल बिलोंग्स टू और ये, इन दोनों में से किसी एक को इसमें इंसर्ट करना है इन द ब्लैंक स्पेस। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, इसको अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना, या क्या बोले एन एलिमेंट ऑफ, एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, डज नॉट बिलोंग, ये तो है, मतलब नॉट एन एलिमेंट एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अब देखिए 5, क्या 5 इसमें है, ये रहा, तो इसका मतलब क्या है 5 बिलोंग्स टू ए। 8 देखिए 8 इसमें है, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अब 2 इसमें है, ये रहा, तो 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर थ्योरी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हर चीज क्लियर होती है, वर्ड टू वर्ड क्लियर होता है, तो उन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, नोट कीजिए।